नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। देश की राजनीति में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के लोग हमेशा बेहद अहम किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन आज एक अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या सिंधिया घराने के लोग इस वक्त सियासी सांसत में फंसे हुए हैं? क्या सिंधिया घराने के तीनों अहम किरदार इस वक्त राजनीति के किसी भंवर में फंसे हुए हैं? क्या उनमें से किसी की राजनीतिक पारी पूर्ण विराम की ओर अग्रसर है? आइए इन सवालों की पड़ताल आज करते हैं। इस वक्त हमारे देश में चुनावी माहौल सरगर्म है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं और इनमें से दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल सिंधिया घराने के तीन लोग बेहद अहम है। ये तीन लोग कौन है पहले बताते हैं, फिर इनकी जो इस वक्त राजनीतिक हैसियत है उस पर बात करेंगे। राजमाता विजयाराजे सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया और माधवराव सिंधिया के सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले तीन किरदार इस वक्त देश की राजनीति में सक्रिय हैं। इनमें सबसे बड़ी हैं वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दूसरे नंबर पर है उनकी छोटी बहन यशोधरा राजे सिंधिया, जो कि इस वक्त मध्य प्रदेश में है, शिवराज सिंह की सरकार में मंत्री है। और तीसरे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी वसुंधरा और यशोधरा के सगे भतीजे, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया। यह भी अजब संयोग है कि इस वक्त दोनों बुआएं और भतीजे एक ही पार्टी में है, यानी भारतीय जनता पार्टी में। इसके बावजूद तीनों लोग अपने राजनीतिक भविष्य के लिए बुरी तरह संघर्षरत हैं। ऐसा लगता है कि तीनों लोग एक ही पार्टी में होते हुए, भारतीय जनता पार्टी में होते हुए, अपने सियासी भविष्य को लेकर चिंतित हैं, हैरान और परेशान हैं। पहले बात करते हैं वसुंधरा राजे की। आप सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे राजमाता विजयाराजे सिंधिया की विरासत को आगे बढ़ाने वाली राजनेता है। उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया था 1984 में। तब वे सबसे पहली बार भिंड दतिया लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन तब वे कांग्रेस के प्रत्याशी श्री कृष्ण सिंह देव से 88,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। वे सिंधिया राजघराने की दूसरी प्रतिनिधि थी जो चुनाव हारी थी। उससे पहले राजमाता विजयाराजे सिंधिया रायबरेली में श्रीमती इंदिरा गांधी से चुनाव हार चुकी थी। वसुंधरा राजे ने उसके बाद मध्य प्रदेश छोड़ दिया और राजस्थान चली गई। राजस्थान में उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया धौलपुर से। 1985 में वे विधानसभा चुनाव लड़ी और जीती, और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वसुंधरा राजे लगातार वहां से 85 से 90, 2003 से 2008 और उसके बाद 2013 से 18 लगातार विधायक बनती रही। लेकिन बीच में एक ऐसा समय भी आया जब वे झालावाड़ से सांसद चुनी गई। उन्होंने 1989, 90, 96, 98 और 99 के लोकसभा चुनाव झालावाड़ संसदीय सीट से लड़े और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रही। बीच में इससे पहले, सांसद रहने से पहले, वे धौलपुर के बाद झालरा पाटन चली गई थी और वहां से लगातार विधायक बनती रही। वे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रही। लेकिन तब से अब तक, अटल बिहारी के युग से अब तक, भारतीय जनता पार्टी बहुत बदल चुकी है। अब यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह का युग है, और मोदी शाह दोनों से ही वसुंधरा राजे का तालमेल ठीक नहीं है। वे लगातार पिछले कई सालों से हाशिए पर हैं, और अब जबकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तब मोदी शाह की जोड़ी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। यहां तक कि विधायकों के नाम तय करने में, प्रत्याशियों के नाम तय करने में भी
वसुंधरा राजे की उतनी पूछ परख नहीं हो रही है जितनी इससे पहले होती आई है। लगातार कई बैठकें उनकी अमित शाह और पार्टी के आला कमान के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ हो चुकी हैं। लगातार इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती हैं, वे अपनी नई पार्टी बना सकती हैं। कभी कभी सियासी गलियारों में ऐसी खबरें भी चल पड़ती हैं कि वसुंधरा राजे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी, जबकि इसकी संभावनाएं बहुत क्षीण है। वसुंधरा राजे सिंधिया को उस भारतीय जनता पार्टी में अपना वजूद बचाए रखने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है जिसकी नींव में राजमाता विजया राजे सिंधिया का अथक परिश्रम और योगदान शामिल है। अब करते हैं उनकी दूसरी बहन यशोधरा राजे सिंधिया की बात। यशोधरा राजे सिंधिया राजमाता विजया राजे सिंधिया की सबसे छोटी बेटी है। उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया 1998 में। वे शिवपुरी से विधानसभा चुनाव लड़ी, 4 बार विधायक रह चुकी हैं, 2 बार ग्वालियर से सांसद रह चुकी हैं और इस वक्त शिवराज सिंह की सरकार में मंत्री हैं। खेल युवा कल्याण मंत्रालय उनके पास है। यशोधरा राजे सिंधिया का क्या रसूख था, यह जानने के लिए आपको एक रोचक जानकारी देते हैं। जब वे पहली बार मंत्री बनी थी 2006 में, तब बाकायदा मध्य प्रदेश की सरकार ने यह अधिसूचना जारी की थी कि उनके नाम के साथ श्रीमंत शब्द जोड़ा जाएगा, यानी राजशाही का प्रतीक श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया। वही यशोधरा राजे सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी में इस कदर हाशिए पर हैं कि उन्होंने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक को चिट्ठी लिखकर बता दिया है कि वे इस दफा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने हवाला दिया है कि उन्हें 4 बार कोरोना हो चुका है, वे कोविड से 4 बार पीड़ित रह चुकी हैं, इसलिए अपनी अस्वस्थता के चलते वे चुनाव में जाने में समर्थ नहीं है। वे भागदौड़ नहीं कर सकती, वे जनसंपर्क और प्रचार प्रसार में नहीं जा सकती, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि अभी उन्होंने सितंबर के आखिर में यह ऐलान किया कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं और इसी सितंबर महीने में, यानी अभी जो महीना बीता है, उसकी 4 तारीख को वे प्रेस से बात करते हुए शिवपुरी में खड़े होकर कह रही थी कि कौन कह रहा है कि वे अस्थायी हैं, वे तो स्थायी हैं, वे तो शिवपुरी से ही चुनाव लड़ेंगी। लोग इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं, अटकलें लगाते हैं, लेकिन वे कहीं जाने वाली नहीं है। आइए 4 सितंबर का यशोधरा राजे सिंधिया का ये बयान सुनिए। ये प्रश्न क्यों आ रहा है? मैं तो अस्थायी कब से हो गई? मैं तो स्थायी हूँ, मुझे कहीं और जरूरत ही नहीं है जाने की। कहाँ से किसने अटकलें लगाई? उनने ही अटकलें लगाई जो शिवपुरी सीट पे देख रहे हैं अपनी नजर, ठीक है ना। वो फिर जब एक आंधी बन जाती है कि नहीं वो तो सीट बदल रही है, सीट बदल रही है, तो ऐसे ही तो फिर लोग आएंगे इस सीट पे, इन पर कैसे आएंगे अगर मैं यहाँ बैठी हूँ? तो अटकलें जो लगाते हैं ना, उनसे पहले पूछना चाहिए। तो आपने ये बयान सुना, वे 15-20 दिन पहले कह रही थी वे अस्थायी नहीं है, वे तो शिवपुरी के लिए स्थायी हैं, वे शिवपुरी से कहीं जाने वाली नहीं है। और अब उन्होंने विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया है और पार्टी को भी अवगत करा दिया है। इसके बाद एक और उनका भाषण आपको सुनवाते हैं, जो एक तरह से विदाई भाषण जैसा है। लोग समझते हैं कि मैं राजमाता की बेटी हूँ और इसीलिए मेरा रास्ता बहुत आसान था, सबसे कठिन रास्ता। और चुनौती डालो और बाधाएं करो मेरे सामने, और मैं उस राजमाता की बेटी हूँ जिस राजमाता ने हर चुनौती का सामना किया। हमारा समय बहुत चुनौतीपूर्ण रहा और उन चुनौतियों का सामना करते करते मैं यहाँ आज आ गई हूँ जहाँ मेरा कार्यकाल सफल हो रहा है। लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना यह है कि यशोधरा राजे सिंधिया ने
चुनाव न लड़ने का फैसला यूं ही नहीं लिया है। उनका स्वास्थ्य खराब है, वे 4 बार कोविड से पीड़ित हो चुकी हैं, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी में अंदर ही अंदर जिस तरह से उन्हें लगातार हाशिए पर रखा जा रहा था, उससे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं पार्टी ये निर्णय लेने वाली थी कि उन्हें चुनाव न लड़ाया जाए। शायद ऐसी कोई सूचना, ऐसा कोई संकेत उन्हें मिला होगा, इसलिए उन्होंने पार्टी को ही फैसला करती उससे पहले अपना फैसला सुना दिया कि वे चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन एक मजेदार बात और है, उन्होंने जो पत्र लिखा है पार्टी को, उसमें लिखा है कि 5-6 महीने बाद स्वस्थ हो जाएंगे और फिर से सक्रिय होने को तैयार है। यानी हो सकता है 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हो, अप्रैल मई 2024 में, तब वे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकती हैं। तो ये हुई सिंधिया घराने की दूसरी किरदार जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में हाशिए की तरफ बढ़ रही है। और अब बात करते हैं तीसरे और सबसे अहम किरदार की, ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के सुपुत्र। आप सब जानते हैं कि माधवराव सिंधिया की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। वे लगातार गुना शिवपुरी संसदीय सीट से 4 बार सांसद रहे। यूपीए की दोनों सरकारों में, यूपीए 1, यूपीए 2 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में वे मंत्री रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश में आधे उत्तर प्रदेश के वे प्रभारी थे जब चुनाव हो रहा था पिछला। लेकिन राहुल गांधी के परम मित्र और कांग्रेस में इतने महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 का लोकसभा चुनाव डॉक्टर केपी यादव से हार गए। डॉक्टर केपी यादव उनके ही पुराने सहयोगी थे, कांग्रेस छोड़कर ही भारतीय जनता पार्टी में आए थे और उनके हाथों, अपने पूर्व सहयोगी के हाथों ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी से 1.25 लाख वोटों से चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ की सरकार बनी थी, यानी उनकी पार्टी की कांग्रेस की सरकार, उसे छोड़कर 2020 में अपनी ही पार्टी की सरकार गिराई और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बाद में बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में भेजा और इस वक्त वे नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय नागरिक और विमानन मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन और विमानन मंत्री हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी में वे लगातार उपेक्षित लग रहे हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो कांग्रेस में मिला करता था। यद्यपि वे सम्मान न मिलने का दावा करके ही, उससे व्यथित होकर ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें अब किस तरह से नवाजा जा रहा है, इसको लेकर बहुत सारे बयान सामने हैं लोगों के। बीजेपी के लोग उन्हें विभीषण कह रहे हैं, कोई बीजेपी का भूतपूर्व विधायक उन्हें नामर्द कह रहा है। अब असली सवाल यह है कि जिस तरह बीजेपी ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते, रीति पाठक, प्रहलाद पटेल, तो ये संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं कि कहीं पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव में गुना शिवपुरी की किसी सीट से या ग्वालियर की किसी सीट से चुनाव में तो नहीं उतार देगी। ऐसी स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार होंगे? उन्होंने अब तक कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है और अब बीजेपी में उनकी क्या स्थिति है, ये जानने के लिए उनका ही एक बयान सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो निर्देश हर कार्यकर्ता को दिया जाएगा, उस निर्देश का पालन करना हर कार्यकर्ता का दायित्व तो नहीं, मैं मानता हूं धर्म होता है। बहुत बहुत देखो, सियासत में कभी कोई पीछे नहीं जाता। सियासत में सदैव, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, फ्रंट फुट पे ही बैटिंग होती है। तो आपने सुना कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहते हुए मध्य प्रदेश के ही नहीं, देश के
पार्टी के भीतर दूसरे तीसरे चौथे नंबर के नेता थे, अब वे भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में खुद को बता रहे हैं कि वे एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करेंगे। जब वे कांग्रेस में थे तब विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल से लेकर मालवा तक उनके पसंदीदा प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस आला कमान के पास जाती थी और आमतौर पर वे अपने चहेते प्रत्याशियों को मैदान में उतारने में सफल रहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनके खेमे के लोग जो उनके साथ दल बदल करके बीजेपी में आए थे, 2 सूचियों में उनके कुछ टिकट कट चुके हैं, कुछ लोगों को टिकट मिला भी है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और देश में राजनीतिक हलकों में चर्चा ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी में आगे चलकर उन्हें और कौन कौन से ओहदे मिल सकते हैं, वे और क्या हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में उस हैसियत में नहीं है जिसमें कांग्रेस में वे लगभग 20 साल रहे हैं। कुल मिलाकर सिंधिया घराने के तीनों नुमाइंदे इस वक्त एक ही पार्टी में, संयोग से दोनों बुआएं और भतीजा तीनों लोग पार्टी के बड़े नेताओं के सामने संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल सिंधिया राजघराने के तीनों लोग सियासी भंवर में फंसे हुए हैं, लेकिन राजनीति अनिश्चितताओं संभावनाओं का खेल होती है। आगे चलकर इन तीनों लोगों को बीजेपी में और क्या मिल सकता है या वे क्या गंवा सकते हैं, यह आने वाला कल बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।